हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 7 है। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। गोवा को 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इसलिए ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो दीव है वो खंबात की खाड़ी में यानी गल्फ ऑफ खंबात में एक टापू है। ऑप्शन नंबर सी है, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा से अलग किया गया था, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ना कि फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय देने के बाद दादर और नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया था, इसलिए दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यह आपको ध्यान रखना है। और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कथन देखते हैं। कथन नंबर 1 है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। भारत के संविधान के संदर्भ में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं यानी डीपीएसपी हैं, वो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, ये कथन भी हमारा गलत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक सलाहकारी है, मतलब ये सरकार के लिए सिफारिशें हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि जब सरकार कानून बनाएगी तो वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगी। सरकार अपनी नीतियों को बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखेगी। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए सिफारिशें हैं, इसलिए ये ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। भारत के संविधान में जो समता का अधिकार दिया गया है वो 5 अनुच्छेदों के द्वारा दिया गया है और वो है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में प्रावधान किया गया है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में वर्णन है लोक नियोजन के संबंध में
यानी लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में वर्णन है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 में वर्णन किया गया है उपाधियों का अंत। इसलिए अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक भारतीय संविधान में समता के अधिकार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ऑप्शन है ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए हैं और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। ऑप्शन बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त हैं। ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इन्हें लागू नहीं करा सकता, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ये न्यायालय के द्वारा लागू कराए जा सकते हैं। इसलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य में यही भिन्नता है कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय हैं जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 28, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 44। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित और अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 14 में वर्णन किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी भारत में सभी के लिए एक ही कानून है और सभी के लिए एक ही न्यायतंत्र है। इसलिए भारत में कोई भी विधि से अलग नहीं है, किसी के भी लिए विशेष विधि का निर्माण नहीं किया गया है, सभी लोग विधि के लिए समान हैं। इसलिए अगर कोई भी कानून किसी प्रशासनिक अधिकारी या किसी कार्यपालक को अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो वो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। ऑप्शन है ए संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है। और ऑप्शन डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत में जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में विशेष रूप से उपबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा था कि भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 के तहत ही मूल अधिकार है। जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है उसी में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ऑप्शन है ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ऑप्शन सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना और ऑप्शन डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ऑप्शन है ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार,
और ऑप्शन डी समता का अधिकार। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में जो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इस बात का प्रावधान किया गया है जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है, इसलिए आर्टिकल 15 भी समता के अधिकार के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 जो कि एक मूल अधिकार है, उसे समता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ऑप्शन है ए, अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें आर्टिकल 21 के तहत निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में ही संरक्षित किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में निहित है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ऑप्शन है ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। ऑप्शन बी, अधिकार व्यक्तिगत हैं अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन सी, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और ऑप्शन डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य के बीच जो सही संबंध है वो है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं। जो अधिकार होते हैं वो व्यक्ति के राज्य पर दावे को बताते हैं और कर्तव्य व्यक्ति पर राज्य के दावे को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित हैं, क्योंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। अगर लोगों के पास सिर्फ अधिकार होंगे, उनके पास कर्तव्य नहीं होंगे, तो वो निरंकुश हो जाएंगे और वो दूसरे का शोषण करेंगे। और अगर सिर्फ लोगों के पास कर्तव्य होंगे, अधिकार नहीं होंगे, तो उनका खुद का शोषण होगा। यानी अगर अधिकार है तो वो दूसरे का शोषण कर सकते हैं, अगर कर्तव्य नहीं है और अगर सिर्फ उन्हें कर्तव्य ही निभाने के लिए कह दिया जाए, उनके पास कोई अधिकार ना हो, तो व्यक्ति का खुद का शोषण होता है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों ही जरूरी हैं। इसलिए भारत में अधिकार और कर्तव्यों के साथ यानी अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ऑप्शन है ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ऑप्शन डी, समता का अधिकार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार वर्णित किया गया है, उसी के तहत आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। इसलिए अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण दिया गया है समता के अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। तो देखते हैं, सबसे पहले प्रावधान की तरफ से चलेंगे।
नंबर 1 है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया था संविधान के आर्टिकल 31 क्लोज 1 में, यानी ए का है हमारा डी। नंबर 2 है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल 16 क्लोज 2 में, यानी इसका है ए, 2 का है हमारा ए। नंबर 3 है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। इसका वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 30 क्लोज 1 में, यानी सी का है हमारा 3। और डी है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये प्रावधान मिलता है हमें संविधान के अनुच्छेद 29 क्लोज 2 में, यानी इस बी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर होगा ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। अनुच्छेद 16 क्लोज 2 में वर्णन मिलता है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29 क्लोज 2 में वर्णन मिलता है, किसी भी नागरिक को चाहे वो धर्म, भाषा, जाति या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 क्लोज 1 में वर्णन मिलता है, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर अपनी मनपसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। और अनुच्छेद 31 क्लोज 1 में वर्णन किया गया है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 2 4 3 1, 2 4 3 1, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था, वो मामला था एनजीओ शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन है ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो भारत में जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से कुछ केवल नागरिकों को दिए गए हैं, जबकि कुछ सभी को दिए गए हैं। तो जो मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को दिए गए हैं वे हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में वर्णित मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। इसलिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का, क्योंकि भारतीय संविधान में व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज 6 के अंतर्गत, जो कि केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसलिए भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है
वो किया गया है केवल 2 अनुच्छेदों में। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं, नंबर 1 है मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध। तो ये बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध किया गया है संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत, इसलिए ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में, जो कि समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये इसका आंसर नहीं होगा। नंबर 3 है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। इसका वर्णन मिलता है संविधान के अनुच्छेद 29 में, जो आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और नंबर 4 है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, जिसका वर्णन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 24 में। तो ये भी शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी हमारा सही है, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। यानी अगर किसी भारत के धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो वो किन लाभों का हकदार हो जाता है। नंबर 1 है यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर किसी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो वह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका संचालन कर सकता है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 2 है भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत है। नंबर 3 है यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए यानी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण देने के लिए 2006 में प्रधानमंत्री का एक 15 पॉइंट कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसलिए अगर किसी धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वो समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। इसका सही आंसर होगा कथन 1 और 3 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 क्लोज 1 में वर्णन किया गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। इसलिए भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्यों? नंबर 1 है इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 2 है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का धार्मिक विश्वास
उसे राष्ट्रगीत गाने के लिए नहीं कहता है तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नंबर 3 है, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है। किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3, यानी तीनों ही कथन सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन है ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी, समानता का अधिकार और ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के तहत जो संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान किया गया है उसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 300 क्लोज क। संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 300 क्लोज क में, ना कि अनुच्छेद 301 में। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है और ये मूल अधिकार नहीं है। कथन नंबर 3 है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार के द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था, तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 300 क में शामिल करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया और उसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया। तो ये तो इतना तो कथन सही है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 क को 44वें संविधान संशोधन से अंतःस्थापित किया गया था, लेकिन इसे उस समय की जनता पार्टी की सरकार के द्वारा शामिल किया गया था, ना कि कांग्रेस सरकार के द्वारा। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? ऑप्शन है ए, यह विधिक अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। ऑप्शन बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ऑप्शन सी, यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। और ऑप्शन डी, यह न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार के द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर संविधान के अनुच्छेद 300 क्लोज क के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अपना मॉक टेस्ट नंबर 7 कंप्लीट किया है। 6 मॉक टेस्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसमें हमने आज पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।